नमस्कार दोस्तों, मैं नर्चर पीसीएस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की 1 और 2 हमने कर लिए है। ठीक है, अब ये जो है हम लोग तीसरी चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जिसका कि शीर्षक है गरीबी एक अभिशाप, मतलब पोवर्टी एज अ चैलेंज। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इस चैप्टर का जब हम लोग ओवरव्यू पढ़ते हैं, आप लोग पढ़िएगा तो ये पाइएगा कि इसमें जो है बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बताने की कोशिश की गई है, और क्या क्या हमारी सरकार की तरफ से कदम है, और एक तरीके से क्रिटिकल अप्रेजल किया गया है, मतलब कि कहाँ कमी है, कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। हमको तो सबसे पहले गरीबी कहते किसको, गरीब किनको कहते हैं। जैसे कि हम लोग कॉमन शब्दों में सुनते हैं कि ऐसे ही हमेशा बुलाया था कि ये गरीब है, किसको कहते हैं, क्या उसका नापने का मापने का तरीका क्या होता है, कितनी प्रकार की गरीबियाँ होती है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक डेटा कहता है, पहले देखिए यहाँ पे बताया गया कि हमारे डेली लाइफ में जो कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियाँ में रहते हैं, कुछ लोगों के पास पक्का घर नहीं होता, कुछ लोग फुटपाथ के नीचे सोते हैं। तो ये लोग जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है अभिभावक काम करते रहते हैं, बच्चे नीचे खेलते रहते हैं, उन सारे का एग्जाम्पल दिया गया, आपको उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे क्या देखिए क्या कह रहा है कि लगभग 27 करोड़ लोग जो है ना भारत में भी गरीब हैं। ठीक है, ऐसा 27 करोड़, समझ रहे हैं हमारे पॉपुलेशन कितना है, था 2011 के सेंसस में 1.30 करोड़, मतलब लगभग 25% के आसपास, 23% होता है वैसे, 25% के आसपास हमारे देश है कि लोग जो है गरीब, मतलब समझिए हर 5 में से एक लोग जो है ना उनके पास खाने 2 वक्त की रोटी की सही इंतजाम नहीं है। ठीक है, एंड इंडिया है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। तो जब पॉपुलेशन वाइज हम देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा गरीबों की जनसंख्या है। ठीक है, पूछा जा सकता है, इसे पूछते नहीं। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, क्योंकि ये भी आप सोचें कि ये 25 करोड़ तो यूरोप के 4-5 देशों की जनसंख्या मिला के भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा देश जो है दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, और इसीलिए इसको हम लोग जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, और जो पहला देश है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला वो कौन सा है, चीन, जिसको कि हम लोग बहुत ही जल्द पीछे छोड़ने वाले हैं, और उसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं बोलते क्योंकि वो जो है डेमोक्रेसी है ही नहीं। ठीक है, वहाँ प्रजातंत्र नहीं है। ठीक है, हाउ टू मेजर इट, हाउ वी विल मेजर द पोवर्टी। सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पोवर्टी। एक पोवर्टी होता है, देखिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये ना, हाँ, रिलेटिव पोवर्टी। ठीक है, और दूसरा कहते हैं एब्सोल्यूट पोवर्टी, पूर्ण गरीबी, और एक होता है रिलेटिव, मतलब होता है क्या, जिससे कि हम लोग कंपेरिजन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी जो भारत में जो गरीब है या भारत के जो अमीर हैं, वो अमेरिका के लोगों के अगर लिविंग स्टाइल से कंपेयर किया तो वो गरीब होते हैं कुछ लोगों के से। ठीक है, जो यहाँ पे बीपीएल से ऊपर आते हैं वो वहाँ पे कम होंगे। जैसे कि अब आप देखिएगा कि आपके ही गांव में कुछ लोग होंगे जो कि संपन्न होंगे, जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी होगी, पक्का मकान भी होगा, उसके पास परमानेंट नौकरी भी होगी, एवं उसके पास अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, वाहन भी होगा और लैंड भी होगा। कुछ लोग होगा जिसके पास ना ही घर होगा, नहीं खाना होगा, नहीं कुछ भी होगा। तो कह सकते हैं कि हम उसके तुलना में जो है वो ज़्यादा गरीब है। ठीक है, इन सभी का डेफिनेशन आता है वैसे। ठीक है, तो ये जो है हम लोग बाद में ये करेंगे, क्योंकि आगे की कक्षा में, अभी तो बस इंट्रोडक्शन क्लास है, इसीलिए हम आप लोगों को जो है ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं करना चाहते। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि पॉवर्टी लाइन, आप लोग सुनेंगे ये बीपीएल फैमिली से, इसको इस योजना का लाभ इसको मिलेगा जो बीपीएल फैमिली से। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे। एक होता है एपीएल, जब आप लोग बिहार में देखेंगे
कि जो जन वितरण प्रणाली होता है, जो डीलर होते हैं, उनमें दोनों को जो आवंटन मिलता है वो अलग अलग मिलता है, अलग अलग दाम पे मिलता है। बीपीएल फैमिली को अलग ये लाभ मिलती है क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली है, ठीक है, और एपीएल को अलग मिलता है। जो राशन होता है वो बीपीएल के लिए या तो फ्री होता है, कौन से एक्ट के तहत होता है, नाप्सा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। एपीएल को भी अलग मिलता है, ठीक है। और ये चावल जो मिलता है, अगर गेहूं मिलता है, कहीं किसी किसी राज्य में आपको चीनी भी मिलती है, दाल भी मिलती है, किसी में पीडीएस, क्या करें, जन वितरण प्रणाली। उसके बाद लिबरलाइजेशन के बाद कौन सा आया, पीडीएस का क्या रिवैम्प हुआ, टीपीडीएस। ये सब हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एक रूरल सेटअप दिया गया, गांव का एक कहानी दिया गया है, उसमें बताया गया कि कैसे लोग रहते हैं, किसके कौन कितना कमाता है, किस तरीके से कुछ लोग जो है भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, वो दिन भर काम करते हैं, ये सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ केसेस दिए गए हैं, ठीक है, पॉवर्टी के, गरीबी के, क्या क्या ये कारण जो है गरीबी के कारण हो सकता है, क्या क्या है, लैंडलेसनेस, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप गरीब है। कैसे गरीब है आप, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आपके पास जो फॉल बैक पोजिशन नहीं है, मतलब अगर जिसके पास जमीन है वो अगर वो कुछ भी नहीं करता है तो अपने ज़मीन में खेती करके कुछ अपना दो वक्त जो रोटी है उसको जुड़ा सकता है, लेकिन और नहीं हो सकता, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, सॉरी बेरोजगारी, अब अगर वो बेरोजगार है तो उसके पास जीने का साधन नहीं है, समझ रहे। और उसके बाद जो है साइज ऑफ फैमिली, अगर बहुत ही बड़ा फैमिली है और उसमें कम लोग हैं कमाने वाले तो भी गरीबी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो इससे दो काम होगा, ठीक है। एक तो होता है लोग कहते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या होगा, एक तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी अच्छे सैलरी वाली। क्या आप देखें, जो अगर मान लीजिए एक आदमी जो अनपढ़ है, जो कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोई क्लास नहीं गया, दूसरा 10वां क्लास तक गया हुआ है और तीसरा जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, चलिए बीए किया हुआ है, तीनों अगर एक समय में किसी कंपनी में सेम काम के लिए जाते हैं ना, फिर भी बॉस क्या होता है, आपको जो उसको सैलरी मिलता है, उसको तनख्वाह मिलता है, उसको भत्ता मिलता है, डिफरेंस होता है। इसका जो बीए किया हुआ है इसका जो सैलरी धीरे धीरे बढ़ेगा, काम के लिए ज़्यादा बढ़ेगा, अगर आप 10th वाला का उससे कम बढ़ेगा, और 10वां वाला का लगभग ऐसा होता है, ठीक है। ये सब हायर इकोनॉमिक्स है, इस सब का फॉर्मूला ये सब होता है, आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसका चाइल्ड लेबर, माल न्यूट्रिशन, और देखिए अब जैसे गरीबी है, हेल्थ, अगर आपका हेल्थ खराब है तो आप गरीब होंगे, और आप गरीब है तो आपका हेल्थ खराब होगा, ये क्या है कि विशियस साइकिल है, ठीक है। हेल्पलेसनेस, अगर आप गरीब होंगे तो आप हेल्पलेसनेस भी होंगे, क्योंकि आपके पास संसाधन की कमी होगी, कैपेबिलिटीज की कमी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है पॉवर्टी सीन एज सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट जो हैं, सोशल साइंस के जो लोग हैं, सामाजिक अध्ययन के जो लोग हैं, सामाजिक अध्ययन के जो विशेषज्ञ हैं, वो कैसे देखते हैं गरीबी को। तो उनके लिए जो पॉवर्टी होता है वो सोशल इंडिकेटर्स होते हैं कुछ, जैसे कि वो इस चीज़ से देखते हैं, अगर ये चीज़ है, कुछ पैरामीटर्स है, मान लीजिए ये चेकबॉक्स है, अगर इस सब में आप ये आपके पास नहीं है तो आप क्या है, गरीब है। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे जो चेकबॉक्स है बनाते हैं उसको टिक मार, ठीक है। क्या आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो इसको काट दीजिए, नंबर होता है उसका, ठीक है। क्या आपका बीएमआई ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स ठीक है, आपके बॉडी में आयरन की कमी है, आप कुपोषित तो नहीं है, क्या आपके पास डिस्क्रिमिनेशन होता है आपके साथ, जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, आपके पास पीने का पानी है, बाथरूम है, टॉयलेट है, स्वच्छ भारत अभियान टॉयलेट से जुड़ा हुआ है, पीने के पानी का कौन सा योजना है बताइए, जल नल स्कीम है ना, सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है कि समाज से आपको एक तरह से एक्सक्लूड कर जाता है, आपको बाहर कर दिया जाता है। जैसे कुछ लोग पुअर होते हैं, कुछ सर्टेन कास्ट के लोग को लोग इज्जत नहीं करते, उसको जो सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं, ठीक है, या निकाल देते हैं। तो सोशल एक्सक्लूजन भी काइंड ऑफ पॉवर्टी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एक गांव में रह रहे हैं, जैसा कि पहला चैप्टर में था कि मान लीजिए जैसे कि ये क्या हो गया, ये एक रोड हो गया, ये गांव हो गया, मेन गांव, तो गांव के स्टार्टिंग में या अंत में जो होगा
वो लोअर कास्ट का घर होगा, जो जनरल सेटअप ऐसे होता है, जो मेन पोजीशन होगा, जो मार्केट वाला पोजीशन होगा, उसमें अपर कास्ट का घर होता है, ठीक है। तो ऐसे चीज़, तो ये भी क्या है, एक आप जो जैसे मान लिया आप, जैसे कि कोई भी गांव में जाइएगा, मैक्सिमम गांव में जो है क्या होता है, अधिकतम गांव में जो स्टार्टिंग होता है या किसी कोने में जो दलित होते हैं, उनकी दलित की बस्ती होती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से सोशल एक्सक्लूजन है। तो ये भी क्या है, आपको प्रोवर्टी है, ठीक है। अच्छे से लिखा नहीं रहा आज। तो ये है, आप लोग इसको और रीड करते रहिएगा, पता चलते रहेगा आगे, ठीक है। उसके बाद क्या, वल्नरेबिलिटी, मतलब आपकी एक तरह से क्या कहते हैं उसको, विवशता। तो आप अगर वल्नरेबल है पूरा, तो ये मेजर करता है कि कैसे आप हैं, जिसके मान लीजिए आप कौन से लिंग के हैं, कौन से जाति के हैं, क्या आपका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, आपका हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पॉवर्टी लाइन क्या होता है, आप देखिए पॉवर्टी लाइन क्या होता है, गरीबी रेखा। रुकिए हम भी अपने गरीबी रेखा खींचते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये जो है, ये हो गया, हाँ ठीक है। तो ये मान लीजिए रेखा हो गया, ये क्या गया, ये मान लीजिए कि आप कितना कमाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये मान लीजिए जैसे कि हो गया कि आप अगर 43 रुपया कमाते हैं शहर में, 38 रुपया कमाते हैं, सॉरी 83 लिख दिया मैंने, 38 रुपया कमाते हैं गांव में, तो आप जो है गरीबी रेखा के ऊपर है, ठीक है। ऐसा सरकार का मानना है, ऐसे गरीबी का मानना है। अगर आप इसके ऊपर है, अगर आप इसके नीचे है तो आपकी कंडीशन बहुत खराब है, आप गरीब, बहुत ही एक्सट्रीम गरीब है, ठीक है, एक्सट्रीम गरीब है। और अगर आप इससे ऊपर है, ठीक है, तो गरीबी रेखा से ऊपर। और जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक कितना देता है, का जो गरीबी रेखा है उसका ये कितना है। अब वर्ल्ड बैंक किस चीज़ में करेगा, तो दुनिया में, दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी करेंसी चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, डॉलर। कितना, 1.9। तो बताइए, अब आप लोग चेक कीजिएगा कि 1.9 डॉलर जो अभी के जो है एक्सचेंज रेट से कितना है, अभी रुपया कितना है, जिसे आप चेक कीजिएगा, ठीक है। अब अप्रोच कैसे कैसे होता है, देखिए क्या क्या तरीका होता है करने का। तो एक तो है आपको इनकम अप्रोच, कि आप कितना कमाते हैं, उससे जो मैंने बताया। फिर था कैलोरी अप्रोच, कि कितना खाना आपको मिलना चाहिए, कितना कैलोरी मिलना चाहिए। तो जैसे इसमें क्या आता है कि जो ग्रामीण एरिया में काम करते हैं, रूरल एरिया में काम, उनके लिए कैलोरी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा किस काम में इन्वॉल्व होते हैं, शारीरिक श्रम में, तो फिजिकल। और जो शहर में, तो अर्बन में उनको कम होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मैक्सिमम जो है उतना शारीरिक काम नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए कोई एक, जहाँ पे कोई एक नया मकान बन रहा है, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई एक कर्मी है, ठीक है, लेबर है, और एक एसी रूम में बैठा हुआ कंप्यूटर इंजीनियर है। तो दोनों का शारीरिक श्रम सेम नहीं है ना। हो सकता है इस जो कंस्ट्रक्शन लेबर है उसमें शारीरिक श्रम ज़्यादा, फिजिकल एबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, मेंटल एबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जो है एक क्या आता है, तीसरा कैपेबिलिटी अप्रोच, मतलब क्षमता। किसने दिया था कैपेबिलिटी अप्रोच, हमारे देश के इकोनॉमिक्स में उनको पहला नोबेल प्राइज मिला था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। दूसरा नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसको मिला देश से, भारतीय, कौन है वो, कौन दूसरे भारतीय थे 2019 में मिला, बताइए। अभिजीत बनर्जी एंड ईस्टर डफलो, ठीक है। देखिए अभिजीत, ये अमर्त्य सेन जो है, ये काफ़ी इनका जो इन्होंने डेवलपमेंट, ग्रोथ, इकोनॉमिक्स को एक नया लेंस दिया, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा कि जो हेटेरोडॉक्स इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि जो भी धारा के विपरीत चलने का, या फिर जो पहले से कोई विधि विधान है उसको जो चैलेंज करता है, उसको जो चुनौती देता है, उसको वो लोग उसको काफ़ी परेशानी झेलना पड़ती। वही अमर्त्य सेन थे, अमर्त्य सेन ने पूरी दुनिया को क्वेश्चन करा। उन्होंने बोला देखिए भाई साहब, आप जो जीडीपी करते हैं, ये सही मेजर नहीं है, बस पैसा रहने से ये नहीं हो जाता है। और उनका एक ये भी कहना था, एक बार उन्होंने कहा था
कि हो सकता है कि आपके पास पैसा बहुत हो, ये मैटर नहीं करता है, आपको 5 लाख की नौकरी दे दी जाए, आपको घर में बंद कर दिया जाए, आपको कोई फ्रीडम न दिया जाए, आपको किसी से बात करने नहीं दिया जाए, लेकिन आपको 5 लाख रुपये महीना दिया जाए, ये आपके लिए मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इंसान जो है क्या है, सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, उसके लिए जो है उसका फ्रीडम काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए अमर्त्य सेन ने किताब भी लिखी थी, किताब का क्या नाम था, कभी कभी बीपीएससी पूछ लेता है, जस्टिस एज फ्रीडम, ठीक है, न्याय आजादी के रूप में, कैपेबिलिटीज अप्रोच। उसके बाद एक और लिखी थी उन्होंने, अनसर्टेन ग्लोरी, किनके साथ लिखी थी, एक और इकोनॉमिस्ट हैं, जैन रीज के साथ, ठीक है, और अमर्त्य सेन ने लिखी थी 2015 में किताब इन्होंने बताई थी। उन्होंने बस देखा था कि भारत जो है उदारीकरण के बाद 1991 के बाद इतना प्रोग्रेस किया, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो सामाजिक इंडिकेटर हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम हो गया, भ्रूण हत्या हो गया, चाइल्ड रेशियो हो गया, टोटल प्रजनन रेट हो गया, ये सारा चीज़ जो है वो क्या है, कम है, इसमें भारत को सुधार करनी चाहिए। अब देखिए हम लोग बात चलते हैं पॉवर्टी लाइन, क्या है पॉवर्टी लाइन, क्या ये करता है, जैसे देखिए इसका ये क्या होता है, पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया क्या होता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है, क्या क्या इसमें ध्यान में रखा जाता है कि बेसिक नीड, ठीक है, बेसिक नीड जो है वो होना चाहिए, कम से कम इतना हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट एरिया में कितना फूड रिक्वायरमेंट है, क्लोथिंग, फूड, फ्यूल, लाइट, सब्सिस्टेंस बेस्ड, मतलब क्या सब्सिस्टेंस मतलब जीविका के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए। इंडिया में कितना कैलोरी रिक्वायरमेंट है बताइए, 2400 कैलोरी जो है और 2100 है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 2400 कहाँ के लिए होगा, रूरल इंडिया के लिए होगा, गांव के लिए होगा, और अर्बन के लिए हो जाएगा 2100, ठीक है, एक दिन में। उसके बाद यही देखिए जो 2011-12 में जो है, इस पर 2 कमेटी है जो कि महत्वपूर्ण है, अभी नया एक क्या था, तेंदुलकर कमेटी, ठीक है, दूसरा है सी रंगराजन कमेटी। सी रंगराजन जी का नाम बहुत आएगा, बहुत सारी कमेटी इनके नाम पे, ठीक है ना। तो ये जो तेंदुलकर कमेटी जो है वो इसकी डेफिनेशन को भी मानते हैं, सी रंगराजन कमेटी की जो डेफिनेशन है इसको अभी ऑफिशियली हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो वही बात है। तो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी जो है, जैसे आपको मैंने बताया था ना, ये देखिए $1.9, ये कैसे करता है, ये 2011 पीपीपी, एक होता क्या होता है, देखिए परचेजिंग, एक तो होता है आपका पर कैपिटा, एक तो परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए उसमें इसमें गुड्स को देखा जाए, ये ज़्यादा अच्छा मेजर, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने 1 किलो टमाटर खरीदा, ठीक है, आजकल टमाटर बहुत महंगा है ना, तो वहाँ पे कितना में मिलता है टमाटर, ठीक है, अमेरिका में, मान लीजिए अगर हम इंडिया का यूएसए के साथ पीपीपी करना है तो, ठीक है, तो वहाँ पे कितना में मिला, फिर ऐसा डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट इसमें, ठीक है। और जो हमारा भारत जो है दुनिया की कितनी बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी है, 2 टर्म में देखते हैं, पीपीपी के टर्म में होता है एक्सचेंज रेट के टर्म में, ठीक है, पीपीपी के टर्म में जो भारत की दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और एक्सचेंज रेट के टर्म में जो है कौन सी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और वैल्यूएशन कितना इंडिया के जीडीपी का, इकोनॉमी का, हुआ 3.1 ट्रिलियन है, ऐसे अभी हुआ है, और वैसे ऐसे अगर आएगा तो 2.9 से 3.1 अभी कह सकते हैं इसको, ठीक है। सरकार का उद्देश्य कितना है 2024 तक, कितना था, 5 ट्रिलियन, ठीक है, बनाना। पॉवर्टी एस्टीमेट देखिए, अब कैसे जो है ना हमारा देश आगे बढ़ा, पॉवर्टी एस्टीमेट हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कहा जाए, 45% लोग 93-94 में गरीब थे सर, और 45% कितना घट क्या गया, 37%, 4-5 में, फिर 11-12 में कितना वो हो गया, 22%, समझ गए आप बात को, मतलब लगभग आधा, 20 साल में आपने गरीबी को आधा करा, ठीक है, मतलब एक तरीके से आप ये मान सकते हैं
कि अब हर साल जो है ना लगभग 1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट भी आपके लिए 1993 से लेके, उससे पहले भी हुई, 1993 से लेकर 2011 तक, ठीक है। जो भी सरकार है इसमें आपको पता है, इसकी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी पहले, उसको थी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की थी, शुरुआत में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। तो इनमें सब में गरीबी काफ़ी कम है। इस पर वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट भी है, सब रिपोर्ट भी है, हाँ गरीबी कमी, ठीक है। और अगले में हम लोग देखेंगे कैसे गरीबी के लिए क्या क्या योजना लाई गई, कैसे गरीबी कम हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कितने, ये बस यही है कि 227 करोड़ लोग गरीब हैं, ये सारी डेटा है। उसके बाद ये देखिए, देख रहे हैं कंबाइन नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस, ठीक है। पॉवर्टी रेशियो 22% हो गया। मतलब अगर एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए आ जाए बीपीएससी में आपके कि आफ्टर एलपीजी पॉवर्टी डिक्रीज इंक्रीज रिमेन कांस्टेंट, और ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट की बात करें ना आपको, एब्सोल्यूट रिलेटिव तो सब घटा है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को आप लोग। अब देखिए वल्नरेबल ग्रुप कौन कौन से हैं, कौन कौन से ग्रुप है जो कि ज़्यादा जिनको रिस्क होता है पॉवर्टी का, वो कौन कौन है बताइए। यहाँ नीचे दिया हुआ है क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा गरीबी में भी, गरीब में कौन सबसे ज़्यादा गरीब, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, अनुसूचित जनजाति। उसके बाद है देखिए उधर देखिए फिर 29% कौन से हैं, 100 में से 29 लोग जो है अगर शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति के वो क्या है, गरीब है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैजुअल लेबर, मतलब जो हर डेली काम करते हैं वेजेज वाले, और कैजुअल लेबर अर्बन में भी। कैजुअल लेबर कैसे इतना गरीब हो गया भाई, ये एक अलग कैटेगरी क्यों दिया गया, क्योंकि कैजुअल लेबर जो होता है सर, वो जो होता है कैजुअल लेबर, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, कैजुअल लेबर को क्या कहते हैं, दिहाड़ी मजदूर, उनके लिए साल भर काम तो नहीं होता है ना, वो सीजनल एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे मान लीजिए आज धान रोपने का समय आ गया तो धान रोपने चले गए, ठीक है, बरसात खत्म हो गया तो उसके बाद मानसून खत्म हो गया, क्या किया हम लोग, कंस्ट्रक्शन में जाके ईंटा उठा लिए यार, दूसरा काम कर लिए, ठीक है। या फिर ठंडा का महीना आया तो भारत में कपड़ा फैक्ट्री में लेबरों की डिमांड होती है, वर्कर्स की डिमांड होती है, तो यहाँ पे आके दिल्ली या फिर बेंगलोर के आसपास वाले इलाके में आके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने लगे, ठीक है। तो यही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये बस खत्म ही होने वाला है चैप्टर। देखिए यही मैंने आपको बोला कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो कैसे होता है, मतलब गरीबी का क्या क्या कारण, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे एक कहानी दिया गया है शिव रमन की स्टोरी, कि वो है उसके साथ भी लोग हैं जो काम करते हैं, तमिलनाडु के टाउन में हैं। यह इनके लिए हमेशा क्या होता है, 365 दिन काम अवेलेबल नहीं होता है, और वही काम अगर महिला करती है तो उसको 150 रुपया मिलता है, लेकिन महिला को कितना मिलता है, 100 रुपया। तो कितना हुआ डिस्क्रिमिनेशन, सेम काम के लिए 50 रुपया। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया, ये बेच गया, ठीक है। क्या ऐसा कोई कानून है हमारे लिए जो कहता है कि समान काम को समान अधिकार, जैसे कि आप लोग अगर थोड़ा फॉलो करते होंगे तो बिहार में नियोजित शिक्षक थे, उनका यही मांग था, समान काम समान अधिकार समान वेतनमान, ठीक है। तो हमारे लिए पास है केंद्र सरकार ने इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 76, ठीक है, शायद 1976 पास किया हुआ है। तो वो कहता है कि आप अंतर नहीं कर सकते महिला में पुरुष में, अगर वो सेम तरीके का काम कर रहा है किसी भी जाति में, किसी भी रीजन में, ठीक है। और यही आप देखिएगा, अगर कोई सरकारी होती है कंपनी, सरकारी स्कूल में भी टीचर्स, शिक्षकों का, प्रोफेसर्स का, या फिर कोई भी जो चतुर्वर्गीय कर्मचारी होते हैं बस, या फिर कोई सफाई कर्मचारी होते हैं, सबका जो होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन अभी भी जो है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और उसमें प्राइवेट सेक्टर में ऐसा अवधारणा होता है कि वहाँ पे अंतर कम होता है, अंतर ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा किताब है, ठीक है, उसका नाम क्या है, इंग्लिश में किताब है, ब्लॉक्ड बाय कास्ट, ठीक है, बाय सुखदेव थोराट, ठीक है, सुखदेव थोराट, ये जेएनयू के प्रोफेसर रह चुके हैं, काफ़ी बड़े समाजशास्त्री हैं, पूरी दुनिया के रिनोन समाजशास्त्री में से एक हैं ये। और एक थोराट, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आज ही के न्यूज़पेपर में था, थोराट कमेटी के बारे में था, ठीक है। थोराट कमेटी किस चीज़ से है, कि जो आपके हायर एजुकेशन है, कॉलेजेज में जो है, कॉलेज में जो जातिगत
कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसके लिए जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूजीसी ने बनाई थी थोराट कमेटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है कि आप थोराट कमेटी की रिकमेंडेशन को देखिए, सुखदेव थोराट जी ने क्या बोला था, उनका क्या था कि कैसे जो है जाति आज़ादी के 70 साल 75 साल के बाद भी आज जो है जो हायर एजुकेशन में कॉलेजेज में जहाँ पढ़े लिखे लोगों को भी जातिगत अंतर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उसके बाद देखिए कि रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब देखिए आज़ादी के बाद जो है डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट था, सेंट्रलाइज प्लानिंग था, रीजनल डेवलपमेंट था, लेकिन फिर भी सभी राज्य जो है ना एक समान नहीं थे ना, सभी राज्य का डेवलपमेंट नहीं हुआ एक समान। जैसे देखिए अब इधर के जो राज्य, जैसे मान लीजिए आप इसको एक माफ कीजिएगा इंडिया मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए आपका इंडिया है, एक मिनट रुकिए, मान लीजिए ये इंडिया है, तो इसमें क्या आप गौर करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो ये इलाका है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये इलाका अभी भी बहुत ज़्यादा गरीब है। ये इलाका गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा का इलाका, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ये इलाका जो है यहाँ का पर कैपिटा इनकम हो जाए, कोई सामाजिक दृष्टिकोण से हो जाए, कोई भी पैमाना, हर जगह ये लोग ऊपर है। हेड काउंट रेशियो है, चाहे बीपीएल एपीएल परिवार भी लीजिए उसमें, जैसे देखिए क्या है हेड काउंट रेशियो जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो है ये जो है नेशनल लेवल, मतलब जो राष्ट्रीय औसत है ना उससे ऊपर है। तो उसमें कौन कौन सा स्टेट है मैं लिख देता हूँ आपको, अपना बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, असम है, एमपी और असम, ठीक है। तो ये तीन तो आप ये गेस कर लीजिएगा, एमपी और असम। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन से जिले में गरीबी राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कोई दे सकता है, किसी तरह से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और किसमें कम है, काफी अच्छा है, जैसे केरल हो गया, हर दृष्टिकोण से सबसे अच्छा स्टेट हर पैमाने पे, मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र अपना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वैसे वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो है उतनी गरीबी नहीं है। क्यों नहीं है गरीबी? और केरला, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गरीबी नहीं। इन दोनों स्टेट में जो है देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सभी में जो है औद्योगिकरण है कि उसके चलते गरीबी कम हुई। लेकिन इन दोनों में जो है ना औद्योगिकरण दूसरा फैक्टर, एक और फैक्टर है जो कि क्या है, केरल, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने की जो भूमि सुधार था, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, इसको सबसे अच्छे से करा। और आप लोगों को एक आप इसमें मतलब मुझे गर्व की बात होगी कि भूमि सुधार के लिए जो सबसे पहली पहल की गई थी आज़ादी के बाद वो बिहार में की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि बिहार में अच्छे से भूमि सुधार नहीं हो पाया, और जिसके कारण जो वो भी एक बहुत ही बड़ा कारण है कि बिहार के लोग ज़्यादा बाहर जाके काम करते हैं, ठीक है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है, फिर से वही बात है कि $1.90 जिसके पास है वही, ये देखिए यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई उसी का ये दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है कि कौन से 3 सबसे ज़्यादा गरीब देश हैं, सॉरी गरीब देश में गरीब राज्य हैं और सबसे कम गरीब राज्य हैं। तो याद रखिएगा इसका, ठीक है। बस ये हो गया उतना ही। तो जल्दी से हम रिकैप कर देते हैं कि शेयर ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे कितनी गरीबी है। तो ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ होता है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या क्या है, सेलेक्टिव क्या था, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था, अनएम्प्लॉयमेंट है, लैंड रिफॉर्म, फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म, देख रहे हैं मैंने बता दिया सारा कुछ अभी जो भी है। उसके बाद क्या क्या है, स्मॉल और फार्मर। अब देखिए हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, इससे पिछले साल क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सी ये थी, ठीक है। अब आप लोगों को करना है कि डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी किसने बोला था, पॉवर्टी एलिवेशन डायरेक्टली नॉट बाय द ट्रिकल डाउन किस 5 ईयर प्लान में था। ये सब अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पढ़े हैं तो पता होगा, वरना हम आगे बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद जो देखिए कौन कौन सा था एक्ट आया, मनरेगा 2005 में आया, ठीक है।
चलिए हम मनरेगा 2005 में आया। उससे पहले कौन सा एक्ट आया था जी? रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आया था। रोजगार गारंटी, रोजगार जीपी, हाँ REG, रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी कि कब आया था? 1995 में आया था। ठीक है। ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्राम ये करेंगे हम लोग, विकास करेंगे, 2000 ईस्वी में आया था। ठीक है। तो ये सब ये आ सकता है आपको कि आप क्रम में लगाइए, सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे पहले कौन सा आया था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर आया आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, फिर आया ग्रामोदय, फिर आया मनरेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना। चैलेंजेज है। हाँ जी, हमारे पोवर्टी चैलेंज चैप्टर का नाम ही था ना। तो हमारे पास चैलेंजेज क्या क्या है, चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं। चैलेंजेज क्या क्या है भाई? क्या है? पहले अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेज है, लैंडलेसनेस मतलब भूमिहीनता भी एक चैलेंजेज है। आपके पास क्या है? ENVIRON, पर्यावरण जो लॉस हो रहा है, इसे सबसे ज़्यादा कौन ये हो रहे हैं? गरीब हो रहे हैं ना भाई, गरीब हो रहे हैं। पानी सूख रहा है, पानी की कमी हो रही है। तो अब आप खेत में कैसे पानी डालेंगे? जिसके पास पैसा है वो तो पंपिंग सेट लगा सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं वो क्या करेगा? ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो है ये चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है। ठीक है। तो अब हम लोग कल फिर से पढ़ेंगे जो हमारा अंतिम चैप्टर है, और कल हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे कक्षा 9 की NCERT को, और फिर हम लोग कक्षा 10 की NCERT में जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये समझ में आया होगा तो आगे शेयर कीजिए, अच्छे से कीजिए। और नहीं समझ में आया है तो क्या समझ में नहीं आया बताइए, हम इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो है कोई भी दिक्कत हो तो आप लोगों के पास हमारा है Gmail ID या फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब कुछ है ही। तो ठीक है। नर्चर PCS की टीम की तरफ से आपका धन्यवाद।